अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर के लिए गोशा महल पुलिस स्टेडियम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। 2000 बेड्स पर मुश्तमिल असरी सहूलतों से लैस तैयार होगा हॉस्पिटल। तरक्याती कामों के दौरान रुकावट न बने, तेलंगाना के IT वजीर D श्रीधर बाबू ने अपोजिशन को दिया मशवरा। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर KCR की तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीदें, कहा वादे पूरे नहीं किए गए। मुसलमानों और पसमानदा तबकात से इंसाफ न करने का भी लगाया इल्ज़ाम। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से किया खिताब, मुल्क की तरक्की के बहुत से पहलुओं पर डाली रोशनी। और हमास ने अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद अजीज की शहादत का किया ऐलान, कहा मस्जिद अक्सा और मुक़द्दस ज़मीन के लिए हमास ने दिया है जानों का नजराना। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर के लिए गोशा महल पुलिस स्टेडियम के हाथ में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज संग बुनियाद रख दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा, हुक्काम और दीगर नुमाइंदे भी मौजूद थे। 32 लाख स्क्वायर फीट पर 2000 बिस्तरों पर मुश्तमिल इंतहाई असरी हॉस्पिटल बनाने का हुकूमत ने मनसूबा तैयार किया, ताकि मरीजों के इलाज में सहूलतें और आसानी हो सके और गरीब अफराद के लिए मेयारी इलाज की सहूलतें भी पहुँचाई जा सके। इफ्तिताही तकरीब में MLC आमिर अली खान और दीगर कई कांग्रेस कायदीन ने भी शिरकत की। तेलंगाना के IT वजीर D श्रीधर बाबू ने अपोजिशन को मशवरा दिया कि वह तामीरी मशवरे दे, सिर्फ तनकीदों से रियासत में तरक्की नहीं होगी। उन्होंने भी कहा कि कामों में रुकावट ना बने। आइए देखते हैं D श्रीधर बाबू का ये मुख्तसर सा बयान। మేము గత సంవత్సరం 18 ఒప్పందాలు చేస్తే 17 యాక్టివ్గా ఈరోజు వివిధ స్థాయిలో ఉన్నాయి. దాంట్లో 10 50% మించి పనులు అయిపోయినాయి. ఇవాళనే పెట్టుబడులు పెట్టడం, రేపే కావాలంటే ఇవాళ పెళ్లి చూపులు చూసి రేపే కావాలంటే ఎట్లా అన్నీ మన చెప్పినట్టుంది. ఇది వ్యవహారం మేము ఒక పాజిటివ్ దృక్పథంతో ఖచ్చితంగా కూడా ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో మనం అందరం కూడా భాగస్వాములం కావాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది పారిశ్రామిక రంగంలో కానీ IT రంగంలో కానీ మొదటి స్థానంలో ఉండాలి. దేశంలో ప్రపంచ స్థాయిలో ఆలోచన చేసేవారు. నేను వారిని కూడా కోరుతా ఉన్నారు, మీకున్న అనుభవంతో మాకు సలహా సూచనలు ఇవ్వండి, ఏ విధంగా ముందుకు పెడతామని. అడ్డంకులు వేయకుండా ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయాలని కోరుతాం। साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR ने तेलंगाना हुकूमत पर तनकीदें की और कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने कोई वादे पूरे नहीं किए, इमाम मुअज़्ज़िन के लिए मुशायरा जारी नहीं किया गया, मुसलमानों के लिए इक़दाम नहीं किए गए, पसमानदा तबक़ात की फलाह बहबूद को नज़रअंदाज किया गया। ज़हीराबाद में पार्टी इजलास से खिताब के दौरान KCR ने भी कहा कि वो अरसे से खामोश है, लेकिन जब बोलेंगे तो पूरी ताकत से बोलने के मानंद रहेगा। फरवरी में पार्टी मीटिंग रखने का भी KCR ने इस मौके पर ऐलान कर दिया। ఎస్సీలకు, బీసీలకు, గిరిజనులకు, మన మైనార్టీ సోదరులకు గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టారు. అద్భుతమైన చదువు చదువుకున్నారు. ఇవాళ మొత్తం రోజు బడి పిల్లలు విషాహారము, కడుపు నొచ్చుడు, బాధపడు, పొగులు అన్నం పెట్టుడు, పిల్లలు వెళ్ళిపోతున్నారు. ఆ స్కూళ్ళ జిల్లాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు. తల్లిదండ్రులు కూడా భయపడి తీసుకుపోతున్నారు. ఏం ఘోరం ఇది నాకు అర్థం కాదు. మళ్ళీ ఇది చేసి కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతేనా? మళ్ళా పాత కాంగ్రెస్ మోపైంది, మళ్ళా కరెంట్ కోతలు మోపైంది. ఎండాకాలానికి ఏం గతి అవుతుందో మార్చి ఏప్రిల్ ఏమవుతుందో ఇంకా కరెంట్ కోతలు మోపైంది, మంచినీళ్ళు సరిపోతలేవు, అడిగే నాతో లేడు. ఎవడన్నా గట్టిగా నిలబడి నిలదీసాడితే వారికి పోలీసులు నిలబట్టేయడం ఇదేనా రాజ్యం? ఇట్లా ఉండదా రాజ్యం? ఎందుకు వచ్చింది ఈ పరిస్థితి చెప్తా, నాకే గుర్తులేదు. నేనేమంటున్నానంటే ఇట్లా అనేక పనులు చేసుకున్నాం. మనం గోదావరి నుంచి నీళ్ళు తెచ్చుకుంటాం, నీళ్ళు తెచ్చుకొని మంచినీళ్ళ తర్వాత సాగు నీళ్ళు కూడా పడతాయి. మెదకులో ఇంకా ప్రాంతం అంతా కొత్త అందినాయి నీళ్ళు, పాత మెదక్ జిల్లా. నీటికి మిగిలిన పైచీకి వచ్చేట్టు ఎకరా నీళ్ళ స్టెక్ పెట్టుకున్నాం. టెండర్లు పెంచడం, పనులు స్టార్ట్ అయినాయి, ఉత్తరాలు వచ్చిండ్రు, పనులు మొదలు పెట్టింది. ఇవాళ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఆ టెండర్లు ఎందుకు ఆపింది? సంగమేశ్వర, బసవేశ్వర ఎత్తిపోతల పథకాలు ఎందుకు నిలిపేసింది? ఎవరి కోసం నిలిపేసినట్టు నేను హరీష్ రావు చెప్తున్నా.
और इस दौरान साबिका रियासती वज़ीर KTR ने दावा किया कि किसान साबिका हुकूमत को याद कर रहे हैं और किसानों और आम लोगों के लिए KCR की जानिब से किए गए इक़दाम को याद किया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि BRS के दौर में तमाम तबक़ात का हुकूमत ने ख्याल रखा था। చీకటిని అనుభవిస్తేనే వెలుగు విలువ తెలుస్తుంది. చీకటిని అనుభవిస్తేనే వెలుగు విలువ తెలుస్తుంది. ఆకలి అప్పుడప్పుడు అనుభవిస్తేనే అన్నం విలువ కూడా తెలుస్తుంది. అన్నం విలువ అమ్మ విలువ, అన్నం విలువ అమ్మ విలువ ఉన్నప్పుడు తెలియదు, లేకపోతేనే కొంత కడుపు కాలితేనే అప్పుడే తెలుస్తుంది. ఇవాళ తెలంగాణలో జరుగుతున్నది కూడా గదే. ఇవాళ ఎక్కడో ఉన్న ఒక ఆడబిడ్డ మన నాచారంలో, మా ఉప్పల్ నియోజకవర్గంలో నాచారంలో రోడ్డు మీద పాపం తేలా పెట్టుకుని నడుపుకుంటాం, చెప్పులు కుడతాం. ఆ స్టెప్పులు కూడా తేలను రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చి బుల్డోజర్ పెట్టి ఆయన కూలబెట్టి ఎత్తేసి ఆ అమ్మ అరుస్తున్నది గట్టిగా, కేసీఆర్ సారు ఎక్కడున్నావు, నువ్వు రా అని చెప్పి అరుస్తున్నది. అంటే ఇవాళ కేసీఆర్ గారిని రాష్ట్రంలోని పేదలు, ముఖ్యంగా ఎవరి కోసం అయితే కేసీఆర్ గారు పనిచేసిండో ప్రతి ఒక్కరు యాద్ చేసుకుంటున్నారు. రైతులు యాద్ చేసుకుంటున్నారు. నిన్నగాక మనం చూసిన నేను మా బోర్ల రామరెడ్డి, మూసంపల్లి అనే ఊరు నల్లగొండ పక్కకు ఉంటది. ఆ రామరెడ్డి గారు చెప్తున్నాడు, చంద్రుడు అప్పుడప్పుడు మబ్బుల సాటు పోతాడు, మళ్ళీ బయటకు వస్తాడు, గట్లనే ఇది కూడా కేసీఆర్ గారు తొందరలో తప్పకుండా మళ్ళీ వస్తాడు, ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రిగా మళ్ళీ బాధ్యత తీసుకుంటాడు అనే మాట ఆ రామరెడ్డి గారు చెప్తా ఉన్నారు. నేను మీ అందరితో కూడా ప్రార్థించేది ఏంటంటే, మీ పదవీ కాలంలో మీ టర్మ్ లో మీరు అద్భుతంగా పనిచేసిన మీరు గర్వపడవచ్చు. మేము అద్భుతాలు చేసినాం, ఏమేమి చేసినామంటే చెప్పచ్చు. ఒక ఈ రోడ్ మేము వేసినాం, ఒక ఈ హాల్ కట్టినాం, ఒక ఈ డ్రైనేజ్ కట్టినాం, ఈ పార్కు, ఈ డంపింగ్ యార్డు, ఈ శ్మశాన వాటిక, వైకుంఠ ధామాలు, ఇవన్నీ మేమే చేసినాం. గర్వంగా చెప్పుకునే విధంగా మార్కెట్లు, ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్లు ఒకటిగా చెప్తే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చేసుకున్నాం. रियासती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस हुकूमत को सियासत से बालातर होकर काम करने की ज़रूरत है। तेलंगाना जागृति के ज़ेर-ए-तमाम गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में MLC और BRS लीडर कविता ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट KCR दौर हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है और BRS हुकूमत के तरक्याती मनसूबों को बगैर रुकावट के जारी रखा जाए। याद रहे कि तेलंगाना जागृति के ज़ेर-ए-तमाम समाजीगुड़ा प्रेस क्लब में गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी, जिससे कविता किया। పార్లమెంట్ సభ్యులుగా మేము పార్లమెంట్ పోయిన ఫస్ట్ మేము కొట్లాడింది మాట్లాడింది అంటే ఖమ్మం జిల్లా నుంచి 7 మండలాలు అక్రమంగా తీసుకొని ఆంధ్రాలో కలపడం అన్న విషయం మీదనే. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఫస్ట్ ప్రసంగం పార్లమెంట్లో చేసింది కూడా కంప్లీట్గా దాని మీదనే. కానీ మనం ఎంత అరిసినా, గోల పెట్టినా, గీ పెట్టినా అప్పటికే చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీజేపీతోని అలయన్స్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఏకపక్షంగా తీసుకోవడం, మన సీలేరు ప్రాజెక్టును కూడా తీసుకోవడం అన్నది చరిత్రలో మనం మర్చిపోలేనటువంటి అన్యాయం. ఈ విషయంలో ఎన్నడూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడలేదన్నది కూడా వాస్తవమే. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా దయచేసి గమనించాలి. పంచతంత్రంలో ఒక కథ ఉంటుంది. ఒక కుటుంబం ఉంటుంది. ఆ కుటుంబంలో పాపం తల్లి చనిపోతుంది, ఇక తండ్రి చివరి దశకు వస్తాడు, ఆల్మోస్ట్ ఇవాళ రేపో చచ్చిపోతాడు అన్నట్టు ఉంటాడు. ఆయనకి 2 కొడుకులు ఉంటారు. తండ్రి పిలుస్తాడు, అరే పిల్లలు నేనేం పెద్దగా సంపాదించలేదురా, ఆస్తిపాస్తులు లేవు, మనకున్నది ఇది ఒకటే మామిడి చెట్టు ఉన్నదిరా మన ఇంటి ముంగట, కానీ మంచిగా పంట వండుతుంది, మంచి ఖాతా కాస్తుంది, మీకు ఎండాకాలం అయితే సరిపడా సంపద వస్తుంది బిడ్డ, మంచిగా పంచుకోండి, ఇద్దరు కలిసి తినుండ్రి అని చెప్పి తండ్రి చెప్తాడు. తర్వాత 1-2 డేస్ తర్వాత తండ్రి చనిపోతాడు పాపం. అయితే అన్న తమ్ముడు ఇద్దరు ఎట్లా పంచుకున్నాడు మరి ఏంది అని పెద్ద మనుషులందరి సమక్షంలో మాట్లాడితే అన్న జరే కూషారు ఉంటాడు అన్నట్టు. అన్నేమంటాడు, పాపం తమ్ముడు చిన్నోడు కదా పైకి ఎక్కలేడు, పైన భాగం నాకు ఇవ్వండి, కింద భాగం తమ్ముడికి ఇవ్వండి అంటాడు. తమ్ముడు జరే ఎడ్డోడు ఉంటాడు, పాపం సరే అన్న ఎట్లా చెప్తే అట్లా అని చిన్నవాళ్ళు జరే అమాయకంగా ఉంటారు కదా, ఓకే అని ఒప్పుకుంటాడు. రోజు పాపం తెల్లారు లేస్తే తమ్ముడు सेंट फ्रांसिस कॉलेज बेगमपेट का एनुअल डे आज कॉलेज के अहाते में बड़े पैमाने पर मुनक़िद किया गया, जिसमें तालिबात ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम्स पेश किए गए। सरकर्दा शख्सियात, कॉलेज के ज़िम्मेदारान और स्टूडेंट्स की भी कसीर तादाद इस मौके पर देखी गई। जिला मेदक के नासिंग मंडल के वालूरू में कौमी शराह पर एक नामालूम गाड़ी की टक्कर की वजह से तेंदुए की मौत हो गई। जख्मी चीते को देखकर मुकामी अफराद ने पुलिस और महकमे जंगलात को इत्तला दी। उन्होंने मुकाम वाक़या पहुंचकर जांच शुरू कर दी। हुकाम का कहना है कि तेंदुए को RTC बस ने टक्कर दी होगी, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि बस किस डिपो की थी। तेंदुए की नाश का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया, जिसमें तेंदुए को हरकत करते देखा जा सकता है। बाद में उसकी मौत की भी इत्तला सामने आई। मुल्क के मशहूर मारूफ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स शोरूम शारीबंडा हैदराबाद की जानिब से डायमंड शो शुरू किया जा रहा है। इस सिलसिले में इफ्तिताही तकरीब भी 1 फरवरी से 9 फरवरी तक डायमंड शो जारी रहेगा। आवाम से शोरूम पहुँचने और इस्तेफादा करने की दरख्वास्त की गई है।
मलाबार गोल्ड एंड डायमंड चारमीनार ब्रांच में आज 1 फरवरी से 9 फरवरी तक अनकट डायमंड ज्वेलरी शो का इनॉग्रेशन हुआ है। इस शो में हम वेडिंग डिज़ाइंस, पार्टी कलेक्शन, मैरिज कलेक्शन पूरा अरेंज करें ओनली एट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड चारमीनार ब्रांच। हम हमारे कस्टमर्स और व्यूवर्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक बार विजिट करें इंशाल्लाह 1 फरवरी टू 9 शालीबंडा मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम पर आज विज़िट करें। बहुत अच्छा कलेक्शन है और 1 फरवरी टू 9 फरवरी तक मलाबार गोल्ड पे डायमंड शो है। आप आइए, विज़िट करिए, बहुत अच्छा कलेक्शन है। कब से आप कस्टमर उनके? मैं 4 ईयर से कस्टमर हूँ यहाँ की। अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्शन बहुत अच्छा है। और भाई नाज़रीन, बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज आगाज़ हो गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। मुल्क की तरक्की और दीगर पहलुओं पर रोशनी डाली। द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट में खिताब के दौरान हिंदुस्तान की तरक्की, ख़वातीन की क़यादत, नौजवानों की जिम्मेदारी और मुख्तलिफ उमूर का ख़ास तौर पर इसमें तज़किरा किया। देश की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। विशेषकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में हमें बहुत उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। हम मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़े हैं। इससे देश में रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। कुछ दिन पहले एक ऐतिहासिक पल में देश में बने 2 युद्धपोतों और एक पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। देश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना और डिफेंस स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देकर हम आत्मनिर्भरता का और स्वरोजगार को मजबूती दे रहे हैं। सीमाओं की रक्षा के साथ साथ देश के सीमावर्ती क्षेत्र का विकास भी हमारी रणनीति का अहम हिस्सा है। सीमा क्षेत्र की सड़कें और अटल टनल, सेला टनल, सोनमर्ग टनल जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रक्षा और पर्यटन का बढ़ावा मिला है। सीमा पर स्थित देश के प्रथम गांव में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए के अंतिम चरण की भी शुरुआत हो चुकी है। सरकार के प्रयासों से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर अब 38 तक आ गई है। सदर जमहूरिया के खिताब पर कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने रिमार्क किया। ऐवान के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ नई बात नहीं है, झूठे हुकूमती दावे किए गए हैं। इस मामले को लेकर अपोजिशन की जानिब से दिफा किया जा रहा है, जबकि हुकूमती अरकान ने सोनिया गांधी के बयान को लेकर तनकीदों का सिलसिला शुरू कर दिया। Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। आ रही है तो क्या करें? आ रही है। I'm going to leave you. नाइस साड़ी प्रियंका, नाइस साड़ी। दादी भाई जब आगे लोग दूसरे को नहीं जाते वो ना नाइस साड़ी का है दादी तो मम्मी What's that? We know son of chicken pox. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल अपोजिशन के हंगामे का बहाना बनने वाली किसी गैर मुल्की रिपोर्ट के ना आने पर राहत की सांस ली और कहा कि साल 2014 के बाद से पार्लियामेंट का पहला इजलास है। इसमें 1-2 दिन पहले कोई गैर मुल्की चिंगारी नहीं पकड़ी, बैरून मुल्क से आग लगाने की कोई कोशिश नहीं हुई। मोदी ने बजट इजलास के आगाज़ के मौके पर मीडिया को बयान देते हुए हिंदुस्तानी जमहूरिया के 75 साल मुकम्मल होने पर काबिल फ़ख्र लम्हा भी इसे करार दिया। 2014 से लेकर अब तक शायद एक पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले
कोई विदेशी चिंगारी नहीं पकती है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे। आज बजट सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के बड़े टॉक शोज और दीगर मीडिया इदारों के प्रोग्राम्स देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि एक भी मशहूर नामवर मुस्लिम एंकर इसमें नहीं है, आदिवासी भी नज़र नहीं आता, पसमानदा तबकात के कोई लोग दिखाई नहीं देते। आइए देखते हैं राहुल गांधी का ये बयान जो कि तेलंगाना कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं, आप यहां दलित इन्फ्लुएंसर्स हो, आप मुझे नाम बताओ। टॉक शोज होते हैं, मैं तो देखता भी नहीं हूं, टॉक शोज होते हैं, आप मुझे एंकर्स में एक दलित नाम बता दो। एक दलित, एक मुसलमान, एक पिछड़े वर्ग का, एक आदिवासी एंकर मुझे बता दो। जीरो। उनकी बातचीत चल रही है, पूरा फ्रेमवर्क चल रहा है उनका, बट 90% में से कोई है ही नहीं उसमें। और आपको बताते चले कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में असेंबली इलेक्शन से ऐन कबल आम आदमी पार्टी के 7 अरकान असेंबली ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ताज़ा इत्तला के मुताबिक इन अरकान असेंबली को दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से वो बज़ाहिर नाराज़ थे और इस्तीफा पेश कर दिया। इलेक्शन 5 फरवरी को होने वाले हैं और सिर्फ 5 दिन पहले ये बड़ी खबर सामने आई। इस तरह केजरीवाल की पार्टी आम आदमी को एक बड़ा झटका इलेक्शन के मौके पर लगा है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथ ने मोदी हुकूमत की जानिब से दावों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि जीडीपी खराब दौर से गुजर रही है, मुल्क पर कर्जे का बोझ है और बेरोजगार और आम लोग इसका सामना करने पर मजबूर है। आज की तारीख में युवाओं की बेरोजगारी भयावह है। अगर आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, तो 29% लोग बेरोजगार हैं। दिक्कत की बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग में एक बब्बर शेर बनाया गया था, मेक इन इंडिया का, वो कागजी शेर निकला और मैन्युफैक्चरिंग की नौकरियां लगातार गिरती जा रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग का शेयर इकोनॉमी में 25% होना था 2022 में, वो महज 15% के थोड़ा सा ऊपर है। असलियत यह है कि बड़े बड़े हवाई क्लेम किए गए, लेकिन पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जीडीपी ग्रोथ रेट मात्र 6% थी, जो कि यूपीए के 10 साल के 7.6% से कहीं कम है। असलियत यह है कि बगल वाले बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम हमसे आज की तारीख में ज्यादा है। असलियत यह है कि कर्जे का बोझ हिंदुस्तान के आम परिवार झेल रहे हैं, किसान झेल रहा है, महिला झेल रही है, युवा झेल रहे हैं, बेरोजगार झेल रहे हैं। असलियत यह है कि गोल्ड लोन
अपने सोने को गिरवी रखकर आज लोग घर चलाने को मजबूर हैं, तो जो मंगलसूत्र छीनने की बात करते थे वो खुद मंगलसूत्र छीन रहे हैं। असलियत यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स, जो बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े उद्योगपति टैक्स देते हैं, वो आजाद हिंदुस्तान में पहली बार इनकम टैक्स से कम है, और हम और आप इनकम टैक्स और जीएसटी के तरह से टैक्स ज्यादा दे रहे हैं। गरीब आदमी का गला ज्यादा रेता जा रहा है। बहुत चरण वंदन करते हैं टीवी चैनल पर आकर, और अगर आप सामने उनके माइक लगा दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान के पूंजीपति नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास नहीं करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट करने को, निवेश करने को नहीं तैयार है, और इसीलिए निवेश की जो दर है, इन्वेस्टमेंट का जो रेट है, वो लगातार गिरता गया है। असलियत यह है कि लाल आंखें दिखानी थी चीन को, लेकिन चीन के साथ व्यापार सबसे ज्यादा किया नरेंद्र मोदी ने, और 83% से ज्यादा ग्रोथ चीन से आए हुए, आयात किए हुए सामान की हुई। हमारे डोमेस्टिक कैपिटलिस्ट को, डोमेस्टिक उद्योगपतियों को तो नहीं भरोसा है। और अब अर्ज़ फ़लस्तीन से एक अहम अपडेट। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद अज़ीफ़ की शहादत की बाकायदा तस्दीक कर दी। इससे कबल हमास ने मोहम्मद अज़ीफ़ अबू खालिद की शहादत का ऐलान किया था। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। हमास ने अपने बयान में कहा कि हमारे फ़लस्तीनी अवाम हमारी अरब और इस्लामी अक़वाम के फ़र्ज़ंद मुज़ाहमत के अजीम शहदा के साथ वफ़ादारी करते हुए सर फ़हरिस्त अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के चीफ़ ऑफ स्टाफ शहीद मुजाहिद रहनुमा मोहम्मद अज़ीफ़ और उनके साथ शहीद होने वाले साथियों की गायबाना नमाज जनाज़ा अदा की जाए। हमास ने कहा कि अज़ीफ़ और दीगर कमांडरों ने मस्जिद अक़सा, बैतुल मुक़द्दस के तक़द्दुस और फ़लस्तीन की आज़ादी पर अपनी जानों के नजराने पेश किए। इनसे अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। हमास ने कहा कि आज फ़लस्तीन और दुनिया भर की तमाम मसाजिद और इस्लामी मराकिज़ में नमाज जुमा के बाद शुहदाए फ़लस्तीन की अरवाह की गायबाना नमाज जनाज़ा अदा की जा रही है। इससे कबल हमास के मुसल्लह विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के फ़ौजी तर्जुमान अबू उबैदा ने अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के कमांडर इन चीफ मोहम्मद अज़ीफ़ अबू खालिद की शहादत का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा कि तमाम निशानियों, फ़ख्र और गैरत के रास्ते तमाम ज़रूरी तरीक़ेकार को मुकम्मल करने और जंग मैदान के हालात की जानिब से आए तमाम हिफाजती एहतियातों से निपटने के बाद और ज़रूरी तस्दीक करते हुए तमाम मुतालिका इक़दामात उठाते हुए अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की मिलिट्री काउंसिल के सरकर्दा अपने अजीम बहादुर कमांडरों और अजीम मुजाहिदीन और बहादुर रहनुमाओं की शहादत का ऐलान किया जाता है। याद रहे कि इसराइली फ़ौज की जानिब से गुज़िश्ता साल जुलाई में भी मोहम्मद अज़ीफ़ को निशाना बनाने का ऐलान किया गया था, ताहम हमास ने इसकी तस्दीक नहीं की थी। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के सरबराह मोहम्मद अज़ीफ़ अबू खालिद 1965 में गज़ा के इलाके खान यूनुस में पैदा हुए। 1987 में शुरू होने वाली पहली फ़लस्तीनी इंतिफ़ाज़ा के बाद हमास में शामिल हुए। उन्हें हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के बानियों में शुमार किया जाता है। साल 2002 में अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के सरबराह सलाह शाहदा की इसराइली हमले में शहादत के बाद मोहम्मद अज़ीफ़ को अल-क़स्साम ब्रिगेड का सरबराह बनाया गया और तब से इसराइल के लिए एक बड़ा हदफ थे। मोहम्मद अज़ीफ़ इंतहाई पुरअसरार शख्सियत के मालिक थे। शहादत से कबल उनकी चंद तस्वीर दस्तियाब थी और वो कभी मंजर आम पर नहीं आते थे। यहाँ तक कि 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक़सा के आगाज़ पर भी उनका सिर्फ ऑडियो पैगाम ही जारी किया गया था। मोहम्मद अज़ीफ़ को हमास के अस्करी विंग के सरबराह होने की वजह से 7 अक्टूबर के हमले का मास्टर माइंड भी करार दिया जाता रहा। यही नहीं बल्कि गाज़ा में हमास की सुरंगों के नेटवर्क और रॉकेट साजी का आगाज़ करने के ज़िम्मेदार भी मोहम्मद ज़ैफ़ को माना जाता है। मोहम्मद अज़ीफ़ को इसराइल की जानिब से 9 ज़िंदगियों वाला कहा जाता था, जिसकी वजह से 7 से ज़ायद इसराइली हमलों में उनका बच निकलना बताया गया। इन हमलों में मोहम्मद अज़ीफ़ ज़ख्मी भी हुए और उनकी एक आंख भी मुतासिर भी है कि इसराइली हमले में मोहम्मद अज़ीफ़ खुद तो बच गए, लेकिन उनके अहलिया, बेटा और एक बेटी भी शहीद हो चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर टकरा गए थे, जिसके बाद हेलीकॉप्टर में सवार और तैयारे में मौजूद तमाम 67 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। तैयारे में अमले समेत 64 लोग थे, जबकि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 3 फौजी एहलकार थे। तमाम 67 अफराद की हलाकत की सरकारी तौर पर तस्दीक की गई। दरिया से बेशतर लाशों को निकाल लिया गया है। पेंटागन ने हादसे की जांच की शुरुआत कर दी है। इस हादसे को 9/11 के बाद से 23 सालों में बदतरीन फ़िज़ाई हादसा करार दिया जा रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर के लिए गोशा महल पुलिस स्टेडियम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। 2000 बेड्स पर मुश्तमिल असरी सहूलतों से लैस तैयार होगा हॉस्पिटल। तरक्याती कामों के दौरान रुकावट न बने, तेलंगाना के IT वजीर DC ज़रबाबू ने अपोजिशन को दिया मशवरा। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर KCR की तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीदें,
कहा वादे पूरे नहीं किए गए। मुसलमानों और पसमानदा तबकात से इंसाफ न करने का भी लगाया इल्जाम। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से किया खिताब। मुल्क की तरक्की के बहुत से पहलुओं पर डाली रोशनी। और हमास ने क़साम ब्रिगेड के सरबराह अहमद अजीज़ की शहादत का किया ऐलान। कहा मस्जिद अक्सा और मुक़द्दस सरज़मीन के लिए हमास ने दिया है जानों का नजराना। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।